नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इतिहास के लिए इससे अच्छा दौर कुछ नहीं हो सकता। 2 साल के दौरान इतिहास से जुड़े कई विषयों पर सार्वजनिक रूप से राजनीतिक चर्चाएं हो चुकी हैं। रैलियों से लेकर अखबारों के स्तंभों और चैनलों के स्टूडियो में हमने जितना कंप्यूटर साइंस पर डिबेट नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा इतिहास को लेकर हम भिड़े रहे। इतिहास की पढ़ाई से भागने वालों की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अशोक पर बहस खत्म नहीं हुई कि भगत सिंह पर शुरू हो गई। कब प्राचीन भारत का टॉपिक आ गया और कब आधुनिक भारत का। अच्छी बात यह है कि इतिहास से जुड़े इन मुद्दों का कोई टाइम जोन नहीं होता है। हमेशा तो नहीं, मगर कई बार चुनाव जोन निकल आता है। अगर आप इतिहास के हिसाब से सार्वजनिक रिकॉर्ड की बहस देखेंगे तो हमने काफी प्रगति की है। नया प्रस्ताव हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से आया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर मांग की कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से कहा है कि दिल्ली में अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस मांग का राज्यसभा सदस्य और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन कर दिया है। स्वामी ने कहा कि महाराणा प्रताप एक साहसिक योद्धा थे और कभी बाहरी शक्तियों के आगे समर्पण नहीं किया, इसलिए उनके सम्मान में सड़क का नाम बदल देना चाहिए। दिल्ली में आज क्या है, मैंने देखा लुटियंस एरिया में और उसके इर्द गिर्द एरिया में 33% जो सड़कों का नाम है वो मुसलमान बादशाहों का नाम पर है। नहीं, वीर सेना क्या कोई आईएनए में था, ऐसे मुसलमान नहीं जो 1965 में लड़कर वीर हुए, वीर गति प्राप्त किए, उनका नाम नहीं है, ये बादशाहों का नाम है। हाँ, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, यहाँ हुमायूंस रोड, हाँ, निजामुद्दीन, तो ये सारी उस प्रकार की जो श्रेष्ठ मुसलमानों के लोग थे उनका नाम है। अब पॉपुलेशन है सिर्फ 7% मुसलमानों का दिल्ली में, तो हमारी सारी वीरों का कोई नाम ही नहीं है, तो उनका अब लाना चाहिए। ये अंग्रेजों ने जानबूझकर किया था और अब फिर बाद में देश को बंटवारा करके कहा कि हम मुस्लिम पाकिस्तान पैदा कर रहे हैं और हिंदू इंडिया पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग तो जहां बदल सकते हैं बदलना चाहिए। निजामुद्दीन का नाम लिया इन्होंने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सूफी सम्मेलन किया था कि सूफी परंपरा के आगे कुछ इस तनाव भरे माहौल में कुछ आगे निकलने का प्रयास किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ज्ञान दे रहे थे कि क्या महाराणा प्रताप कह रहे थे कि इन सब नामों को बदल देना चाहिए क्योंकि ये नाम ज्यादा हैं, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बाहरी और नए मुसलमान को लाना चाहिए। वही पुराना तर्क जो औरंगजेब रोड को बदलने के समय दिया गया था। क्या महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा अकबर रोड का नाम बदलकर ही कायम की जा सकती है? क्या वाकई महाराणा प्रताप का नाम इतना गुमनाम है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक सांसद इस कमी की भरपाई अकबर रोड का नाम बदलकर करना चाहते हैं? अकबर से ज्यादा क्या ये महाराणा प्रताप का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है? क्या ये इतना जरूरी मुद्दा है? हमने गूगल किया कि सिर्फ दिल्ली में ही महाराणा प्रताप के नाम पर क्या क्या है, तो पता चला कि महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, यहाँ पर आईएसबीटी महाराणा प्रताप एनक्लेव है, महाराणा प्रताप भवन है केशवपुरम में, महाराणा प्रताप इंडस्ट्रीज है, महाराणा प्रताप रोड है वाल्मीकि कॉलोनी करोल बाग में, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल है हर्ष विहार में, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल है एक और वो करावल नगर में है। देश में तमाम जगहों पर महाराणा प्रताप से जुड़ी कई चीजें हैं, प्रतिमाएं हैं, संस्थान हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में महाराणा प्रताप के नाम पर एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया है। 24 अकबर रोड पर कांग्रेस का मुख्यालय है। 10 जनपद का एक रास्ता अकबर रोड से भी खुलता है। 11 अकबर रोड पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहते हैं। महाराणा प्रताप को लेकर नाइंसाफी ही हुई है क्या? क्या आपने चेतक की कहानी नहीं पढ़ी? चेतक की कहानी पढ़ने से क्या देहरादून के घोड़े शक्तिमान की टांग नहीं तोड़ी गई? महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। बुंदेलखंड के लोग आज भी गरीबी के कारण और सूखे के कारण घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। सड़क बदलने से ज्यादा उनकी स्थिति में बदलाव का प्रयास क्या बेहतर नहीं होता? स्वामी ने कहा कि लुटियन दिल्ली में मुगल विजेताओं के नाम पर जरूरत से ज्यादा सड़कें हैं। ये शायद ठीक भी है, जैसे लोधी रोड है, तुगलक रोड है, शेरशाह रोड है, सीरी फोर्ट रोड है, सफदरजंग रोड है, शाहजहां रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, फिरोज शाह रोड है, बहादुर शाह जफर मार्ग है। कायदे से ये सभी मुगल नहीं है, जिस तरह से स्वामी जी ने समेट दिया। कुछ सल्तनत काल के हैं, कुछ अफगान शासक के रूप में जाने गए, कुछ लोध के रूप में जाने गए, बाद में मुगलों का भी राज कायम हुआ। सब अलग अलग इलाकों से भारत आए। इन्हें मजहब के हिसाब से ही देखना ठीक नहीं। लेकिन अब देखा जा रहा है और भी लंबी बातें हैं जो यहां नहीं कही जा सकती हैं और गिना भी जा रहा है। ये सभी बाहर से आए, मगर ये सभी इतिहास के तथ्य हैं।
बाहर से आने वाले ने लुटियन दिल्ली भी बसाई, ये भी इतिहास का एक तथ्य है। हम शान से रायसीना हिल्स कहते हुए उनकी बनाई इमारतों में रहते हैं। रायसीना का नाम तुरंत ही कैलाश पर्वत रख दिया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय बोध को कुछ भी नहीं होता लुटियन दिल्ली के होने से, बल्कि समृद्ध ही हो जाता है। जिस बंगाल के विभाजन से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ और भारत माता का तस्वीरों वाला अस्तित्व सामने आया, उस विभाजन को अंजाम देने वाले लॉर्ड कर्जन के नाम पर भी तो सड़क है ही, कैनिंग लेन भी है। दिल्ली के इतिहासकार सोहेल हाशमी ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने एक इतिहासकार से सड़कों के नाम के बारे में पूछा तो ज्यादातर नाम उन्हीं के शुरू में दिए हुए थे। प्राचीन और मध्यकालीन बादशाहों के नाम पर भी मार्गों का नामकरण हुआ। अकबर के नाम पर सड़क है तो उसके आसपास कई सड़कें अकबर के कुछ नवरत्नों के नाम पर भी हैं। तानसेन मार्ग है, बिरबल मार्ग है, आपको दिल्ली में मिलेगा, मानसिंह रोड है, टोडरमल रोड है, हुक्माबाई मार्ग, जय सिंह रोड, पृथ्वीराज रोड, कौटिल्य मार्ग, अशोक रोड, नेताजी रोड, रानी झांसी रोड, पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, अमृता शेरगिल मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजाजी मार्ग, तिलक मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नेल्सन मंडेला सहित कई विदेशी हस्तियों के नाम पर भी सड़कें हैं दिल्ली में। भारत के अपने इतिहास और दुनिया के इतिहास के प्रति भारत के नजरिए को ये सड़कें पेश करती हैं। हो चिन मार्ग है, डेसमंड टूटू मार्ग है। इन नामों का अपना महत्व है और पहले भी नाम बदले गए हैं, अलग अलग सरकारों में भी आज भी बदले जा रहे हैं। इनमें से किसी नाम का चयन इसलिए करना कि वो मुगल है, मुसलमान है, उसका नाम बदल दिया जाना चाहिए, इस तर्क का कोई अंत नहीं है। और ये किश्तों में फिर क्यों हो रहा है? दिल्ली में पाकिस्तान से आए लोगों ने डेरावल नगर बसाया, गुजरावाला भी बसाया। क्या कल को कोई ये भी उठ के कहेगा कि पाकिस्तान के नाम का मोहल्ला यहां क्यों है? क्या उन्हें भी बदला जा सकता है? क्या उनकी तकलीफदेह यात्रा की निशानदेही वो मोहल्ले, वो नाम नहीं है? लाहौर में आज भी दयाल सिंह कॉलेज है, दिल्ली में भी दयाल सिंह कॉलेज है। लाहौर में लाल चौक का नाम भगत सिंह पर रखने का प्रयास हुआ मगर कामयाबी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता की दिल में जो भावना है वो भावना को कोई बदल नहीं सकते हैं। देश की जनता के भावना लोकतंत्र में यही सुप्रीम होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसी तरह से इतिहास से जुड़े नायकों का मसला सार्वजनिक जीवन में लाया जाता है। पहले कहा जाता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, फिर जयंती की बात होती है, फिर मूर्ति बनाने का ऐलान होता है और फिर भूल जाया जाता है। बंगाल में चुनाव आने थे, इसलिए दिसंबर जनवरी के महीने में नेताजी को फाइल को लेकर काफी चर्चा हुई थी। नेताजी के परिवार को दिल्ली बुलाया जाने लगा। एक किस्म की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। कभी प्रधानमंत्री मोदी फाइलों की सार्वजनिक बात करने लगे, उनके परिवार के लोगों से मिलने लगे। उन्होंने 100 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया तो ममता बनर्जी ने 64 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। टीवी चैनलों पर उन 2 महीनों में सबसे ज्यादा नेताजी की मौत के रहस्य को लेकर लंबे लंबे कार्यक्रम बने, बहस हुई। अब चुनाव बीत गया है, नेताजी को सब भूल गए हैं। हजारों पन्ने की फाइल जनता के लिए खोल दी गई है। पहले जनता सरकार से आशा करती थी कि उसी की तरफ से इन फाइलों को पढ़कर मुकम्मल रूप से बताया जाए। अब जनता से कह दिया गया है कि वो इन फाइलों को पढ़ ले। 12,000 से अधिक पन्नों को क्या जनता पढ़ सकती है? क्या इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद हम नेताजी की मौत के बारे में कुछ भी अंतिम या अधिकृत रूप से जानते हैं? इसी तरह से कभी नेहरू की बात आ जाती है, कभी गांधी की, कभी सावरकर की बात उठने लगती है, कभी पटेल की। सब अपने अपने हिसाब से व्यक्तियों, नायकों को चुनते हैं और इतिहास की ऐसी व्याख्या पेश करते हैं जैसे वही व्यक्ति इतिहास में एकमात्र निर्णायक रहा है। फिर 2 नायकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इस बीच इतिहास को लेकर इतनी भ्रांतियां और दावे फैल जाते हैं कि इतिहासकार अखबारों में लेख लिखने लगते हैं। 2 साल में छपे इन इतिहास से जुड़े इन विषयों का अगर आप संकलन कर लेंगे लेखों का, तो आप भी चलता फिरता इतिहासकार हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सरदार पटेल को लेकर खूब चर्चा हुई। सम्राट अशोक की जाति के बहाने बिहार चुनाव के दौरान उन पर चर्चा हुई। टीपू सुल्तान की जयंती के नाम पर टीवी स्टूडियो में फुटबॉल मैच हुआ। अंबेडकर बनाम नेहरू की फाइल खुली तो भगत सिंह पर भी बहस हो गई। इस बीच भारत माता का विवाद इतिहास से ही जुड़ा है। इस बहस में भी इतिहास के कई पन्ने खुले। सरस्वती नदी से लेकर वंदे मातरम तक खूब झगड़ा हुआ। महिषासुर से लेकर गुरुग्राम तक मिथक, इतिहास, संस्कृति, न जाने कितने विषय आए और चले गए। भगत सिंह का मुद्दा खत्म होते ही महाराणा प्रताप का आ जाता है। एक किस्म की रिले रेस लगी हुई है। इन बहसों से हमारा इतिहास बोध कितना समृद्ध हुआ ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। पर इतना जरूर है कि हम भले ही इतिहास पढ़ने से बचते रहे, इतिहास की पढ़ाई को हिकारत की नजर से देखते रहे, लेकिन जिस तरह से चर्चा हुई उससे लगता है कि इतिहास ही हमारा भविष्य और वर्तमान है।
हम जब 90 के दशक में इतिहास पढ़ने आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो पहली ही कक्षा में बताया गया कि इतिहास राजा रानी और नायकों के गुणगान और बायोग्राफी से बहुत आगे निकल चुका है। इतिहास का मार्क्सवादी दौर भी अंतिम अवस्था में है। सबाल्टर्न इतिहास के जरिए आम लोगों का इतिहास और उनके नजरियों के सहारे उनके बीच एक इतिहास की समझ सामने आने लगी। इतिहास लेखन की इतनी धाराएं देखी हमने, जिसमें हर धारा अपने से पहले की व्याख्या को चुनौती देती नजर आई। हर इतिहासकार एक नई किताब लेकर पहले के इतिहासकार को चुनौती देता हुआ नजर आया। राजनीति जिस इतिहास लेखन के बारे में बताती है आपको, क्लासरूम में वैसा इतिहास नहीं है। वो बहुत पहले का इतिहास है, 80 के दशक का। जिन लोग आज राजनीति करते हैं वही छवि लेकर करते हैं। कई बार लगता है कि इतिहास फिर से राजा रानी और नायकों के चरित्र के किस्सों में जाने लगा है, लौटने लगा है। उसका आकाश इतना फैला हुआ है, मगर कोई है जो समेट रहा है। यह भी सही है कि दक्षिणपंथी इतिहास लेखन और वामपंथी इतिहास लेखन में जबरदस्त संघर्ष रहा है, मगर यह संघर्ष नई सरकार के आने से क्यों चर्चा में आता है? नए शोध या नई किताब से क्यों चर्चित नहीं होती ये सारी बातें? सवाल है कि आप इन नाइंसाफियों को कैसे देखेंगे, अपनी सरकार के हिसाब से या नए नए तथ्यों के हिसाब से? ये आप तय करेंगे। क्या किसी ने अशोक, भगत सिंह, सरदार पटेल या महाराणा प्रताप पर कुछ नया लिखा है, जिसके आधार पर पुराने किसी राजनीतिक लेखन को चुनौती दी जा रही है? सड़क का नाम बदलकर, एक चैप्टर जोड़कर, एक पैराग्राफ हटाकर किसी नायक को ना तो आप पर्याप्त जगह दे सकते हैं, ना ही उसके साथ मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं। सारा हल्ला किसी की जयंती तक सीमित रहता है। जयंती की तारीख गुजर जाती है, दूसरे नायक की बात होने लगती है। क्या आप दर्शक इन किताबों को खरीद कर लाते हैं, टीवी में बहसों से कुछ नई बातें सीखते हैं? ये सब आप भी बताइए और देखिए कि आप कितना इनसे समृद्ध हो रहे हैं। क्या इन बहसों से इतिहास को लेकर सुचिंतित तरीके से बहस हो रही है, दावेदारी को, या फिर एक तरह से लाठी लेके ये ठहराया जा रहा है कि यही वाला इतिहास चलेगा क्योंकि हमारी सरकार है? जब से सरकार बनी है, इनकी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह इतिहास को बदलकर एक पर्टिकुलर विचारधारा को थोपा जाए। आज राजस्थान के जो नई किताब बनने वाली सत्र की, उसमें ये संज्ञान में आया है कि वहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जिक्र ही नहीं है, और ये राजस्थान सरकार की बहुत सोची समझी साजिश है। कांग्रेस के नेता इसलिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के सिलेबस का भगवाकरण किया है। इनका आरोप है कि 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के टेक्स्ट बुक में नेहरू का नाम इतिहास से हटा दिया गया है। किताब में यह बताया ही नहीं गया है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। किताब बाजार में नहीं आई है, मगर इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि इस टेक्स्ट बुक्स में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर और हेमू का नाम है, लेकिन नेहरू और कांग्रेस के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किताब मौन है। किताब में यह जिक्र भी नहीं है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। हमने भी सामाजिक विज्ञान भाग 2 और 3 के कुछ चैप्टर देखे। एक चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर है, मगर नेहरू की नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ नेहरू का गायब होना ही नजर आया। नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 11 साल जेल में रहे थे, इसी नाते उनकी एक तस्वीर तो बनती है। आपके बच्चे किस तरह का इतिहास जानकर स्कूलों से निकलेंगे? सामाजिक विज्ञान भाग 3 के चैप्टर आजादी के बाद भारत, ये चैप्टर का नाम है, इसमें परिपक्वता की कमी दिखती है। इस चैप्टर को पढ़कर क्या आप आजादी के बाद के भारत की कल्पना बिना नेहरू के कर सकते हैं? सिर्फ नेहरू के जरिए ना करें, मगर नेहरू को हटाकर कैसे कर सकते हैं? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर है, मगर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है। नेहरू के किसी योगदान का जिक्र भी नहीं है। सरदार पटेल ने कहा था कि भले ही दुनिया मुझे और जवाहर को प्रतिद्वंदी की तरह देखती है, लेकिन हम जीवन भर एक दूसरे के दोस्त की तरह काम करते रहे, एक दूसरे के नजरिए से सामंजस्य बिठाते रहे, एक दूसरे का सम्मान करते रहे। आजादी के बाद के भारत के चैप्टर में कम से कम सरदार पटेल की इसी भावना का सम्मान किया जा सकता था, लेकिन नेहरू के अलावा लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है। जबकि आजादी के बाद का जो भारत का जो चैप्टर है 1971 के इतिहास से भी आगे जाता है। सिर्फ नामों और नायकों के अनुसार इतिहास की समझ बनाने से मुझे व्यक्तिगत रूप से समस्या है, मगर आप कुछ नामों को अनदेखा कर इतिहास को ठीक से समझ भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, 1950 में योजना आयोग के नाम बनाने का जिक्र है, मगर नेहरू का नहीं, जिस योजना आयोग को नेहरू की बेकार योजना बताकर समाप्त किया गया 2014 के साल में। कितना हंगामा हुआ। अभ्यास प्रश्न में भी नेहरू को लेकर कोई सवाल नहीं है। ऐसा शिक्षा के अंदर पहले के कुछ लेखकों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए
पाठ्यक्रम बनाया, जो कि पाठ्यक्रम वास्तव में मेरे को श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ देशभक्त तैयार करना। हमने सारे, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे अटल जी हों, मोदी जी हों, चाहे दूसरे पहले के प्रधानमंत्री हों, हमने सबको रखा है। यहाँ तक मैंने राष्ट्रपति APJ कलाम के जन्मदिन को पूरे राजस्थान में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। यही नहीं, सामाजिक विज्ञान भाग 2 का एक चैप्टर है हमारा संविधान। इसमें संविधान के बनने की प्रक्रिया लिखी गई है। भाजपा सरकार अंबेडकर की भूमिका को जोर शोर से रेखांकित करती है, मगर इस किताब में संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी इतना ही जिक्र है कि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान का निर्माण किया। इस चैप्टर को पढ़कर नहीं लगता कि संविधान बनाने में उनकी क्या विस्तृत भूमिका थी, जबकि इसी चैप्टर में लिखा है कि भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। अब बताइए, इस फैसले का संविधान के निर्माण प्रक्रिया से क्या लेना देना है? तो किताब में लिखा गया कि पूरे देश में 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। यह तो हाल फिलहाल का निर्णय है। यह भी बताना चाहिए था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस से पहले राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे मनाया जाता था। यह लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, मगर यह लिखने की जरूरत नहीं समझी गई कि इस दिन, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाया गया, इसका जिक्र करना याद रहा लेखकों को। भगवाकरण का आरोप लगाने वाले इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि इसी चैप्टर में संविधान की प्रस्तावना का जिक्र है, पंथ निरपेक्षता का भी जिक्र है, विस्तार से पंथ निरपेक्षता के बारे में बताया गया है। भाजपा की सरकार जब भी आती है तब कांग्रेस के जमाने की लिखी गई किताबों की समीक्षा करती है, फिर से लिखवाती है। कांग्रेस की सरकार आती है तो वो भी यही करती है। हमारे देश में सरकार के साथ साथ सिलेबस और किताबें भी बदल जाती हैं। अच्छी बात यह है कि पहले भी बदलती थी, आज भी बदल रही हैं। मीडिया ने लिखा है कि पुरानी किताब में आजादी के बाद भारत नाम के चैप्टर की शुरुआत भी सरकार के गठन में नेहरू और पटेल की भूमिका के साथ हुई थी। अब इस चैप्टर में नेहरू पर कुछ कहा ही नहीं गया। यही नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नए चैप्टर में नेहरू, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय कैसे छूट गए और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र तक नहीं है। इन चैप्टरों को पढ़ते हुए भगवाकरण से ज्यादा एक किस्म की जल्दबाजी दिखती है। यहां से इन्हें जोड़ो, वहां से इनको घटा दो। नेहरू को घटाकर भी यह किताब कोई नया नजरिया नहीं बनाती है, ना इतिहास के प्रति, ना ही अपनी नई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। इस किताब की इस आधार पर भी समीक्षा की जानी चाहिए। इसकी समीक्षा के लिए भगवाकरण एक आसान और आलसी राजनीतिक आरोप है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए इतिहास लेखन के प्रति कई सारी टिप्पणियां में मेरा ही नजरिया है। राजस्थान सरकार ने कहा कि उसका इस लेखन से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि एक स्वायत्त संस्था ने इन किताबों का निर्माण किया है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, और अगर नेहरू जैसे व्यक्ति का जो पद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, उनका टॉपिक हटाया तो ये अच्छी बात है। अब चलते हैं बिहार के गया जिले के आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों तक वो किसकी शह पर छिपा रहा, यह सवाल अब भी लोगों को परेशान कर रहा है। गया की एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि हम पूछताछ के आधार पर जगह जगह छापे मार रहे थे और इसी दौरान रॉकी को पकड़ा गया। रॉकी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और उसकी SUV भी जब्त कर ली गई। रॉकी यादव के पास से ब्रेटा M9 रिवॉल्वर बरामद हुई है। एसएसपी के मुताबिक इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। इतनी महंगी रिवॉल्वर जाहिर है मां बाप के आशीर्वाद से प्राप्त हुई होगी। माता और विधायक मनोरमा देवी पत्रकारों से जब कह रही थी कि मेरा बेटा तो किसी का हल्का जख्म भी नहीं देख सकता, तब मेरी आंखों के सामने ये रिवॉल्वर की तस्वीर घूम रही थी। मां को सोचना चाहिए था कि अपने बेटे को 10 लाख की रिवॉल्वर मच्छर मारने के लिए नहीं दे रही है। फेसबुक पर पोस्ट तस्वीरों से नहीं लगता कि रॉकी अहिंसा का कोई पुजारी रहा होगा। आदित्य की कार ने उसकी आलीशान रेंज रोवर को ओवरटेक किया। इतनी सी बात पर उसने आदित्य की कार रोकी, मारपीट की और कथित रूप से गोली मार दी। यह हिंसा सिर्फ गुस्से से नहीं आती है, राजनीतिक सत्ता से भी आती है। मां जेडीयू की विधायक, पिता आरजेडी के नेता, घर में ही गठबंधन सरकार। रेंज रोवर की कार इस लड़के के नाम से दर्ज है, जिसकी कीमत है 50 लाख। इसकी कीमत शुरू होती है। बिना कुछ किए धरे ये लड़का इतनी महंगी कार का मालिक है, तो सोच सकते हैं कि इसका मनोबल किस आसमान में रहता होगा। बिहार सहित तमाम प्रदेशों की राजनीतिक संस्कृति में ऐसी गाड़ियां और बंदूकें आम हो गई हैं। हम इन्हें नॉर्मल तरीके से देखने के इतने आदी हो गए हैं कि पता भी नहीं लगता कि इन्हीं में से कोई रॉकी बनकर आदित्य जैसे बेगुनाहों को मार देता है। विधायकों के घर के बाहर
बड़ी बड़ी विशालकाय गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनके चलने फिरने के आराम के साथ साथ ये ताकत का भी प्रतीक है। गया की एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि रॉकी ने दिल्ली से रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के अनुसार रॉकी का लाइसेंस 11 जून 2013 को डिफेंस कॉलोनी के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से जारी हुआ है। मुकेश सिंह सेंगर से सुन लेते हैं इसके रिवॉल्वर के लाइसेंस की कहानी। देखिए, मई 2013 के महीने में रॉकी यादव उर्फ राकेश रंजन यादव ने जो दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है वहां पर एक पिस्टल के लिए अप्लाई किया और उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसमें उसका पता दिल्ली के बसंत कुंज इलाके का लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। उसके घर का जो एड्रेस था उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और जांच में यह पाया गया कि राकेश के खिलाफ ना दिल्ली में और ना ही बिहार में कोई आपराधिक मामला दर्ज है। तो इसी के आधार पर 11 जून 2013 को उसका पिस्टल का लाइसेंस जारी कर दिया गया। लेकिन जो राकेश है वो नेशनल लेवल का शूटर भी रहा है और शूटिंग में उसने काफ़ी उम्दा खेल खेला था। तो उसी के आधार पर उसका जो लाइसेंस था वो गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के आदेश पर नेशनल लेवल यानी कि उसका जो लाइसेंस का परमिट था वो ऑल इंडिया का कर दिया गया, जिससे वो देश में कहीं भी शूटिंग कर सके। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि उसने शूटिंग का हुनर एक बेगुनाह लड़के पर दिखाया जिससे उसकी मौत हो गई। तो पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनकी ओर से लाइसेंस देने में कोई भी खामी नहीं की गई। हालांकि पुलिस पर बार बार ये आरोप लगते हैं कि जो लोग रसूखदार होते हैं उनको लाइसेंस काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि राकेश यादव और रॉकी को जो लाइसेंस दिया गया वो स्पोर्ट्स कोटे से दिया गया और उसमें कहीं भी कोई खामी नहीं बरती गई। तो अभी पुलिस जो है दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है गया पुलिस की रिपोर्ट का और जैसे ही रिपोर्ट आती है और उसमें ये बात लिखी होगी कि इस पिस्टल से यहाँ पर ये क्राइम हुआ है, उसके बाद उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और अगर कोर्ट राकेश यादव और रॉकी को सजा सुनाता है तो उसके बाद उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस को इंतजार है गया पुलिस की रिपोर्ट का और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन एक जो आंकड़ा है वो काफ़ी हैरान करता है। जो दिल्ली में करीब हर साल 7 से 8 हज़ार लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और जो आंकड़ा है इससे ये लगता है कि दिल्ली में लोगों को कितना क्रेज है लाइसेंस लेने का, हथियार लेने का। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इतनी बड़े आंकड़े में वो केवल हर साल 700 से 800 लोगों को लाइसेंस जारी करती है, वो भी पुलिस पूरी जांच के बाद, पूरी पड़ताल के बाद। और पुलिस ये भी देखती है कि आखिर जो लाइसेंस दे रहा है उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट किस लिए है, किस वजह से वो ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जांच में शामिल होती हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा क्राइम हुआ वो सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे लोगों को लाइसेंस मिल जाता है और वो उसी लाइसेंस से इस तरह का क्राइम कर देते हैं। मुकेश कहते हैं कि गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के ऑर्डर पर लाइसेंस दिया गया। क्या ऐसे लड़कों की पहुंच वहां तक इतनी आसानी से होती होगी? बिहार पुलिस की एक टीम रॉकी के लाइसेंस के बारे में जांच कर रही है। मुकेश का कहना है कि लाइसेंस देने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी वेरिफिकेशन या पूछताछ की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि कभी रिपोर्ट नहीं मांगी। तो खैर, लाइसेंस मिल गया, अभी जांच हो रही है, इस पर देखेंगे। यह बात दावे के साथ तब तक नहीं कही जा सकती जब तक साफ ना हो जाए कि 2011 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद बिंदी यादव के नाम से कोई लाइसेंस जारी हुआ या नहीं। यह भी देखना चाहिए क्या बिहार में इनके नाम से लाइसेंस जारी हुआ, बाप के नाम से। 2011 में बिंदी के पास से राइफल की 6000 गोलियां बरामद हुई थीं। एक मुजरिम को पनाह देने का आरोप था। इसके बाद भी बेटे को 2013 में लाइसेंस कैसे मिल गया? इस मामले में नीतीश कुमार को बिंदी यादव के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बेहतर होगा कि ऐसे व्यक्ति के कथित रूप से काले कारोबार पर हाथ डालने का जोखिम वो उठाएं और खत्म कर दें। मुख्यमंत्री ने मनोरमा देवी को जेडीयू से सस्पेंड कर दिया है, ये ठीक है, लेकिन काफी नहीं है। रॉकी का मामला सीधा सीधा मां बाप के शासन से जुड़े होने के कारण मनोबल बढ़ने से भी है। द टेलीग्राफ कलकत्ता के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहानाबाद में रॉकी ने एक पिकअप वैन के ड्राइवर पर भी पिस्तौल तानी। इस ड्राइवर ने भी रॉकी की गाड़ी को ओवरटेक किया था, लेकिन भीड़ जमा हो जाने के बाद रॉकी वहां से निकल गया। इससे पहले उसने अपने परिवार के ऊंचे कनेक्शन की धौंस लोगों को उसने वहां पर दी थी। गिरफ्तारी किया तो उसको जब सजा देगी पुलिस हम तब समझेंगे ना। हमको गिरफ्तार कर दिया तो मेरा बच्चा तो नहीं आया। अब तो पुलिस उसके साथ समझे कि क्या करना चाहिए।
आज उसको सजा बढ़िया से देगा तो दुनिया को तब शांति आएगी। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चे खोने का दर्द सर आप समझें और हमारी कृपया करके आप मदद करें। Definitely we are completely bound to ensuring that people who are accused in the case, people who are found guilty in the case, they are not able to intimidate the family members of the victim in any way, and we would ensure that. और अब चलते हैं लुधियाना। लुधियाना में सोमवार को एक और घटना हुई। ये घटना भी सीसीटीवी के फुटेज में कैद हो गई है। इसमें उसी अखिलेश गैंग का हाथ है। एक वहां पर गैंग बड़ा बदनाम है उस जगह पे लुधियाना में, जो कई लोगों को मारता पीटता है। सोमवार को इन लोगों ने एक स्थानीय अकाली नेता की पिटाई कर दी और उसके घर में तोड़फोड़ की। देखिए किस तरह से उनके घर में घुस के इस अकाली नेता ने पुलिस से शिकायत की थी कि कुछ ऑटो वाले बड़े ही खतरनाक तरीके से गली में ऑटो चलाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। और शिकायत से नाराज कुछ ऑटो वाले ने जो गुर्गे हैं उसके घर में घुसते हैं, उसके बेटे की पिटाई कर देते हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये वारदात कैद होती है। अखिलेश गैंग काफी सक्रिय मालूम पड़ता है। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, अपराधी तत्वों का मनोबल काफी बढ़ गया। आनंद पटेल की रिपोर्ट बताती है कि फेसबुक पर भी गैंग सक्रिय हो गए हैं और खुलेआम एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। आनंद की रिपोर्ट देखते हैं। गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार की जीत में अहम किरदार अदा किया था। जसविंदर को पंजाब सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन 30 अप्रैल को हिमाचल के परवाणु में रॉकी को विरोधी गैंग ने गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात के 4 घंटे के भीतर नाभा जेल में कैद गैंगस्टर विक्की गौंडर ने अपने फेसबुक पेज पर बदला पूरा होने का दावा किया और साथ ही भटिंडा के एसएसपी पर रॉकी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने का तंज भी कसा। लेकिन अगले दिन फिरोजपुर के गैंगस्टर जयपाल ने अपने फेसबुक पर हत्या को अंजाम देने का ऐलान किया। दोनों के फेसबुक पर सैकड़ों लाइक्स और बधाई संदेश पोस्ट किए गए। पंजाब के गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए अपना खौफ फैला रहे हैं, जो उगाही के धंधे में कारगर साबित हो रहा है। गौंडर हो गए, नीटा देओल हो गए, ये गैंगस्टर्स गौडर और नीटा उगाही के मामले में शामिल हैं। हम उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाए थे, ये उसी का रिएक्शन है। 5 हफ्ते पहले लेके आई थी, बस उसी का रिएक्शन है। रॉकी के बाद ताबड़तोड़ 2 और मर्डर हुए। अमृतसर में पुलिस थाने से कुछ फासले पर 4 मई को गैंगस्टर राहुल उर्फ हरिया की भूपिंदर सिंह उर्फ सोनू कंगला गैंग ने गोली मारकर हत्या कर दी और 8 मई को फरीदकोट में गैंगस्टर दविंदर सिंह उर्फ देवा को चलती सड़क पर बाइक सवार गुर्गों ने गोली मार दी। तीनों वारदातों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोगा के नामी गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा ने अपने फेसबुक पर पुलिस को उसके करीबियों को तंग न करने की नसीहत दी। इशारा साफ है, पंजाब में चल रहा गैंग वॉर किस कदर बेकाबू हो चला है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 57 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके पास 423 गुर्गों और शार्प शूटर्स की फौज है। इनमें से कई जेल में बंद हैं, पर बराबर अपने फेसबुक पेज पर अपने असलहों की नुमाइश करते हैं और दूसरे गैंग को चेतावनी भी देते हैं। इन गुंडों को पैरोल पे रिहाई पे लाके इलेक्शन के दौरान पंजाब सरकार अकाली पार्टी जो है बूथ कैप्चरिंग के लिए लोगों को डरा के धमका के, गरीबों को डरा धमका के वोटों के लिए प्रयत्न करेगी। इससे पहले इन्हीं गैंग्स का इस्तेमाल एक्सटॉर्शन मनी के लिए, डंडा टैक्स, लीकर माफिया, शराब का जो माफिया है उनको साथ में गुंडों को प्रोवाइड करने के लिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई कुछ करता है, कोई कुछ करी जाती है, कुछ करी जाते हैं। नहीं, चिंता तो है ना, ये तो लगता है ना। चिंता तो बहुत बातों की है, पर क्या कर सकते हैं। रविवार को प्रदेश की 9 जेलों में छापेमारी के दौरान 66 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें से 15 तो अकेले नाभा जेल से मिले हैं, जहां सबसे नामचीन गैंगस्टर बंद हैं। सरकार ने खानापूरी करते हुए सिर्फ 2 जूनियर जेल अफसरों को सस्पेंड किया है। चंडीगढ़ से आनंद पटेल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खतरनाक है रिपोर्ट आनंद की।
और अब आपको बता दें कि घोटालों में शामिल आरोपियों का कैसा सत्कार हो सकता है हमारे मुल्क में। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं व्यापम घोटाले के आरोपी और कांग्रेस नेता रहे संजीव सक्सेना के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद की है। ऐसे आ रहे हैं जैसे पीएचडी करते हुए आ रहे हैं। संजीव सक्सेना को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भोपाल की करौन जेल से रिहा किया गया तो उनके समर्थकों ने बाहर उनका इस तरह स्वागत किया। समर्थक उन्हें अपने कंधों पर बिठाए रैली की शक्ल में निकले और फिर गाड़ियों का उनका काफिला पुराने शहर से नए शहर तक पहुंचा। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। संजीव सक्सेना 2 साल से जेल में थे। वैसे ऐसा ही स्वागत पिछले दिनों व्यापम घोटाले के ही एक और आरोपी और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का भी हुआ था। उन्हें तो जमानत मिलने के बाद भोपाल से विदिशा तक उनके घर रैली की शक्ल में उनके समर्थक ले गए। सक्सेना जी कांग्रेसी रहे हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा भाजपाई। राजनीतिक संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। सोचिए इन घोटालों में कोई आरोपी छात्र रिहा होगा तो क्या वो इस तरह से बैंड बाजा बारात का आयोजन कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारत में प्रेस की आजादी की स्थिति बेहद खराब है। हाल ही में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट आई जिसके अनुसार प्रेस की आजादी के मामले में भारत का स्थान दुनिया में 133वें नंबर पर है। हम इतने पीछे क्यों हैं? इसी चिंता को लेकर शायद इसी चिंता को लेकर मंगलवार को बीजेपी के विजय गोयल संसद में पहुंच गए। राज्यसभा में उन्हें लगा कि पेड न्यूज मामले में पानी सिर से ऊपर निकल गया है। पेड न्यूज यानी अखबारों में छपे किसी पार्टी या सरकार के विज्ञापन जो आपको खबर की तरह दिखाई दे, यानी ये पता ही न चले कि ये विज्ञापन है या खबर। विजय गोयल ने अपने साथ लाई अखबारों की कटिंग दिखाते हुए कहा कि दिल्ली में हाल में ऑड इवन ड्राइव को लेकर कुछ अखबारों में जो खबरें छपी वो असल में दिल्ली सरकार के विज्ञापन थे। मैं ये चाहता हूं कि खुद मीडिया वालों को मीडिया अकाउंटेबल एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिससे पाठक गुमराह हो रहा है, जो खबरों की तरह छापे जा रहे हैं जिसको देखकर यह लगता है कि यह विज्ञापन नहीं मानो खबर है, इस पर रोक लगाई जा सके, ये मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद एक एक कर कई सांसदों ने लोकतंत्र पर छाए पेड न्यूज के खतरे को बहुत खतरनाक बताया। संसद में हर ओर पेड न्यूज के खिलाफ आवाज आने लगी। आखिर में सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि पेड न्यूज पर एडहॉक अप्रोच से काम नहीं चलेगा, तदर्थ नजरिए से काम नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर डिस्कशन होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे नतीजे पर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे पेड न्यूज पर संसद पर पहले बहस हो चुकी है, एक कमेटी भी बनी है। इस संसदीय कमेटी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट दी जिसकी कई सिफारिशें हैं। कमेटी ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में पेड न्यूज के बारे में जानते हुए सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। लेकिन पेड न्यूज पर बोलते हुए और दिल्ली सरकार को घेरते हुए विजय गोयल ये भूल गए कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य मध्य प्रदेश में पत्रकारों और उनके रिश्तेदारों को राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए हैं, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि प्रदेश में 234 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पत्रकारों के रिश्तेदार चला रहे हैं। उन वेबसाइट को 10 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक के विज्ञापन दिए गए हैं और इस तरह 4 साल में कुल 14 करोड़ की रकम बांटी गई है। सोमवार के इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार श्यामलाल यादव की पड़ताल कहती है कि मध्य प्रदेश में 26 वेबसाइट ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख या उससे अधिक का विज्ञापन मिला। इनमें से कम 18 वेबसाइट पत्रकार या उनके रिश्तेदार चला रहे हैं। ऐसी ही 81 वेबसाइट को 5 से 10 लाख के विज्ञापन दिए गए और 33 वेबसाइट ऐसी थीं जिन्हें सरकारी बंगलों में अपना ऑफिस खोलने की जगह मिली हुई है। कई पत्रकार दूसरी जगह नौकरी करते हैं मगर उनकी अपनी अलग वेबसाइट है और उसे सरकार विज्ञापन दे रही है। जाहिर है सरकार जहां नौकरी करते हैं वहीं विज्ञापन दे सकती है या वहां भी देती होगी, मालूम नहीं। किसी अखबार या चैनल में काम करते हुए व्यक्तिगत रूप से पत्रकारिता करने के लिए ऐसी शानदार योजना मैंने नहीं सुनी। श्यामलाल यादव को प्रशासन ने कहा कि वेबसाइट जैसे नए माध्यम को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन दिए गए थे। अब हमने अपनी नीति में संशोधन कर लिए हैं। श्यामलाल यादव की रिपोर्ट के अनुसार कई वेबसाइट ऐसी है जिसके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री अभी भी मनमोहन सिंह ही हैं। जिस पत्रकार की वेबसाइट है उसकी 2 और वेबसाइट हैं, तीनों को मिलाकर उसे 17 लाख रुपए के विज्ञापन मिले। ये वेबसाइट क्या कर रही थी? क्या ये पत्रकारिता कर रही थी या फिर ये भी पेड न्यूज के खेल में शामिल थी?
इस पर हमने बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, हमारे सहयोगी हृदय जोशी ने, लेकिन कुछ जवाब टालते से दिखे। हो सकता है उन्हें मालूम ही ना हो कि यह मामला क्या है। कई पत्रकार जो हैं, पत्रकार बिरादरी के लोग तमाम स्पूरियस वेबसाइट्स चला रहे हैं और उनको 2.5 करोड़ रुपए की मदद जो है राज्य के खजाने से दे दी गई इस बात के लिए, क्योंकि वो पत्रकारिता को या जनसंचार के माध्यम को मजबूत कर रहे हैं। अब मामला आ रहा है कि पूरा फर्जीवाड़ा उसमें चल रहा था, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आज पेड न्यूज का मामला भी आपने वो देख रहे हैं, जब तक उसको उसके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है तब तक उसके ऊपर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया ना, उठाया था, मैं जानता हूँ उठाया था, लेकिन जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं कर ली जाएगी तब तक उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। ठीक भी बात है कि जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन ये जानकारी क्यों नहीं हो सकती है इसकी भी जांच होनी चाहिए जब राज्यसभा में बहस हो तो। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली एनसीआर के ही पत्रकार लड़ रहे हैं या जान दे रहे हैं। दिल्ली से दूर शायद ज्यादा सरोकारी पत्रकारिता हो रही होगी। मध्य भारत के बस्तर में कई पत्रकार नक्सलियों और पुलिस के बीच चल रहे संघर्ष में फंसे हुए हैं। सच्चाई यानी अनपेड न्यूज दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है। वैसे विजय गोयल साहब को वहां भी जरूर जाना चाहिए, जहां क्योंकि वहां भी उनकी पार्टी की ही सरकार है। वैसे एक आंकड़ा आपको बता दें, दुनिया भर में 180 देश में हमारा, जैसा कि अभी आपने बताया कि कितनी खराब स्थिति है। नॉर्वे, नीदरलैंड हमसे ऊपर है, पहले और दूसरे नंबर पर फिनलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे टॉप 3 के देशों में आते हैं। इन पत्रकारों की फोटो आपने पिछले दिनों मीडिया में देखी होगी। संतोष यादव इनका नाम है, सुमारू नाग, दीपक जायसवाल और प्रभात सिंह, ये सभी जेल में हैं क्योंकि ये लोग ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं है। सरकार का कुछ और आरोप है। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने अपने ही मुख्यमंत्री रमन सिंह से ये जरूर उन्हें पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार आखिर दिल्ली में के जंतर मंतर में आकर धरना क्यों दे रहे हैं। ये लोग जो तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं उनमें कोई वेतन भत्ते या विज्ञापन मांगने की बात नहीं है, बल्कि लिखने बोलने की आजादी की मांग है। हृदय जोशी ने वहां जाकर कई बार आपको रिपोर्ट भी दिखाई पत्रकारों की हालत पर, और आज जंतर मंतर भी पहुंच गए। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए वो पत्रकार हैं जो लोकतंत्र के लिए, जो आजादी से बोलने और लिखने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये लोग जब छत्तीसगढ़ में थे तब भी परेशान थे और यहाँ दिल्ली आए हैं उम्मीद लेकर, लेकिन यहाँ भी परेशानी है। कमल शुक्ला जी काफी लंबे समय से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए जो कोशिश हो रही है, आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कमल जी, अभी आप दिल्ली पहुंचे हैं और आपके जो तमाम बैनर पोस्टर देखकर लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे 6 महीने पहले थे या साल भर पहले। अभी छत्तीसगढ़ में हालात जो है बिल्कुल खराब हो चुका है। इन्होंने पत्रकारों को डराने का काम जो है बहुत पहले से कर लिया है। तो सामाजिक एकता मंच को इन्होंने भले ही भंग कर दिया है, मगर उसके लोग अभी भी जो है व्यक्तिगत रूप से एक एक पत्रकार को फोन कर करके डराने के काम में लगे हुए हैं। अब विशेषकर प्रभात सिंह जो इस आंदोलन के अगुआ साथी थे हमारे, उसको गिरफ्तार करके सरकार ने जो है पूरे बस्तर के पत्रकारों को एक संदेश दिया है, पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को संदेश दिया है कि आप जो है सरकार के खिलाफ जाओगे तो आपके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके बारे में लिखने और बोलने में सरकार इतना डर रही है कि वो पकड़ पकड़ के पत्रकारों को अंदर करी? ऐसा छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? ये छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगहों में, बस्तर के भीतर तो हो ही रहा है, बस्तर से बाहर भी बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए ये लोग जमीन खाली कराने में लगे हुए हैं। लोगों को बस्तियां उजाड़ रहे हैं। रायगढ़ क्षेत्र में भी ऐसी कई घटनाएं हुई है। तो जहां जहां लोग ऐसा काम कर रहे हैं और जहां जहां विशेषकर बस्तर में जहां युद्ध की स्थिति है, वहां पे ये लोग जो है फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं कर रहे हैं, फर्जी गिरफ्तारियां दिखा रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में आदिवासियों को जेल में ठूस रहे हैं। तो इन सारे मामलों की रिपोर्टिंग जब पत्रकार कर रहा है, जब इन सारी सच्चाइयों को सामने ला रहा है, तब इनको पीड़ा हो रही है। वे चाहते हैं कि उन्हीं के पक्ष में हम रिपोर्टिंग करें। ये आपने जो यहाँ पर ये प्ले कार्ड लिया हुआ है, इसमें लिखा है रिमूव SRP कल्लूरी, और आप बताएं कि क्या कल्लूरी साहब के खिलाफ जो हमेशा बात आती रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको SRP कल्लूरी के साथ जो बस्तर के IG हैं? कल्लूरी साहब तो एक तो पत्रकारों के सख्त अगेंस्ट में है। पत्रकारों को बिल्कुल समझ लीजिए कि वो दोहन कर उनको मतलब पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि पत्रकारों को निष्पक्ष जांच रिगार्डिंग करने का नहीं देने दें। पिछले दिनों जब ये मामला छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा हुआ था, तब राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा, और एक कमेटी भी अधिकारियों के निर्देशन में बनाई थी कि वो इन गिरफ्तारियों के मामले की जांच करेगी। पता नहीं उसका क्या है। इस बीच JNU के छात्रों की भूख हड़ताल को अब करीब
2 हफ्ते होने जा रहे हैं, कई छात्रों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में घटना पर आई रिपोर्ट के अनुसार जेएनयू प्रशासन ने जो सजा तय की है उसके विरोध में यह हड़ताल है। छात्रों की मांग है कि उन्हें सुनाई गई सजा रद्द की जाए। इन छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जारी है। जेएनयू के शिक्षक भी उनके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन ये टकराव अब टल नहीं रहा है। जेएनयू के शिक्षक और वाइस चांसलर आमने सामने हैं और यह मसला सरकार के सामने एक चुनौती बनता दिख रहा है और प्रशासन के सामने भी। आज कई विपक्षी दलों के नेता भी इन छात्रों के समर्थन में पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि जेएनयू के वाइस चांसलर सरकार के पिट्ठू हो गए हैं, वो एक स्वतंत्र प्रशासक की तरह काम नहीं कर रहे हैं। जेडीयू सांसद अली अनवर ने कहा कि सरकार का रवैया विश्वविद्यालयों के खिलाफ हो गया है, इसमें छात्र फंस गए हैं। जंतर मंतर पर के इस विरोध प्रदर्शन में लेफ्ट की अलग अलग आवाजें भी एकजुट हुई। सीपीआई नेता अतुल अंजान और आइडवा की कविता कृष्णन दोनों ने प्रदर्शन में भाग लेकर अपना विरोध जताया। छात्रों के समर्थन में खड़े संगठनों ने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम भी दिया और सजा रद्द करने की मांग की। जेएनयू से जुड़े रहे रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, जोया हसन, अमित भादुड़ी, नामवर सिंह और एसडी मुनि ने जेएनयू के वाइस चांसलर को पत्र लिखा है कि वे अपने फैसले पर विचार करें और कैंपस में संवाद की परंपरा को बहाल करें। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के दखल के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा छात्रों का आमरण अनशन समाप्त हो गया। सोमवार को छात्रों ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा और जश्न भी बनाया। उनका कहना है कि उनकी कई मांगे अब मान ली गई हैं। छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह, उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह वगैरह सब खुशी से झूम उठे। इस दौरान उन्होंने पुलिस की लाठी भी खाई और प्रशासन की धमकी का सामना भी किया। छात्रों की मांग थी कि ऑनलाइन परीक्षा न ली जाए, क्योंकि पूर्वांचल के गरीब छात्र इस मामले में अभ्यस्त नहीं हैं। मंत्री की पहल के बाद अब छात्रों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का विकल्प मिल गया है। इसी के साथ छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांगे मान ली गई हैं। 17 छात्रों का निलंबन भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जेएनयू का मामला फंसा हुआ है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम।